राजीव दीक्षित 30 नवंबर 2010। ये वो समय था जब राजीव दीक्षित छत्तीसगढ़ की भिलाई में अपनी भारत स्वाभिमान यात्रा के तहत भाषण दे रहे थे। वे आयुर्वेद और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने, भारतीय निर्मित वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने और बहुराष्ट्रीय निगमों और काले धन के प्रभाव की आलोचना करने सहित विभिन्न सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर बोल रहे थे। उसी समय भाषण के दौरान छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में आर्य समाज के गेस्ट हाउस के बंद बाथरूम में गिर पड़े और बाद में हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वे जीवित नहीं रहे। इनकी मृत्यु पर कई सवाल खड़े हो गए कि आखिर कैसे एक ऐसे इंसान को हार्ट अटैक आया है जो कभी बीमार पड़ा ही नहीं, जो अपने डिसिप्लिन को पूरी तरह फॉलो किया, जो अपने हेल्थ के साथ साथ दूसरों की हेल्थ का भी ध्यान रखा। तो आखिर कैसे राजीव दीक्षित जैसे इंसान को हार्ट अटैक आ गया? दोस्तों, आइए जानते हैं राजीव दीक्षित के मृत्यु के पीछे की पूरी कहानी। दोस्तों, राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को अलीगढ़ जिले के नाह गांव में उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। उनका जन्म राधेश्याम दीक्षित और मिथिलेश कुमारी के घर हुआ था। उनके पिता एक डीटीओ अधिकारी थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में प्राप्त की और बाद में इलाहाबाद और कानपुर में उच्च शिक्षा प्राप्त की। दोस्तों, राजीव दीक्षित ने भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान इलाहाबाद से बीटेक की डिग्री हासिल की और फिर आईआईटी कानपुर से सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन में एमटेक की डिग्री हासिल की। उन्होंने फ्रांस से टेलीकम्युनिकेशन में पीएचडी भी की। भारत लौटने के बाद राजीव दीक्षित ने दूरसंचार में अपना करियर बनाने की बजाय सामाजिक सक्रियता और स्वदेशी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने विदेशी प्रभावों का मुकाबला करने और भारतीय मूल्यों और अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए आजादी बचाओ आंदोलन की स्थापना की। वे आयुर्वेद के लाभ, वैश्वीकरण के खतरों और भारतीय उत्पादों के महत्व जैसे विषयों पर अपना लेक्चर देना स्टार्ट किए। उन्होंने सामाजिक सक्रियता, स्वदेशी आंदोलन, भारतीय स्वाभिमान आंदोलन, आयुर्वेद और पारंपरिक प्रथाएं, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और आजादी बचाओ आंदोलन जैसे मुद्दों पर हमेशा भाषण देते रहते थे। राजीव दीक्षित के भाषणों में स्वदेशी के विचार को बल मिला, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के आत्मनिर्भरता और घरेलू उत्पादन पर केंद्रित विचारों से प्रेरित था। उन्होंने तर्क दिया कि वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है, जिससे विदेशी शक्तियों पर निर्भरता बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र कमजोर होगा। राजीव दीक्षित ने अपने भाषणों में अक्सर और व्यापक रूप से विदेशी कंपनियों को निशाना बनाया, उनकी प्रथाओं और भारत की अर्थव्यवस्था तथा संस्कृति पर उनके प्रभाव की आलोचना की। स्पॉटिफाई और अन्य रिसर्च के अनुसार उन्होंने विशेष रूप से पेप्सी, कोका कोला, कोलगेट और हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनियों का नाम लिया और उन पर चर्चा की कि ये सब हमारे लिए कितने हानिकारक हैं। जैसे 3 दिसंबर सन 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। इस पर राजीव दीक्षित ने बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा उत्पन्न खतरों के उदाहरण के रूप में उजागर किया। उन्होंने विशेष रूप से यूनियन कार्बाइड की भूमिका की आलोचना की, जो कीटनाशक संयंत्र के लिए जिम्मेदार कंपनी है, जिसने मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव किया, जिसके कारण इससे 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए और हजारों लोगों की मौत हुई, जिससे राजीव दीक्षित इस यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड कंपनी का जमकर विरोध किए। इसके बाद 1992 में राजीव दीक्षित ने आजादी बचाओ आंदोलन नामक ट्रस्ट की स्थापना की। राजीव दीक्षित का यह संदेश देश भर में दिए गए हजारों भाषणों और संगठन को वितरित सीडी और टेप पर रिकॉर्डिंग के माध्यम से पूरे भारत में फैलाया गया था। आजादी बचाओ आंदोलन ने आर्थिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे भारत मॉरिशस डीटीएए को चुनौती देने पर विशेष जोर दिया गया। इसके अलावा 2004 में
रामदेव, जो उस समय एक योग यात्रा शिक्षक थे, ये राजीव दीक्षित के साथ काफी क्लोज रूप से जुड़े हुए थे। उन्होंने बाबा रामदेव द्वारा स्थापित संगठन भारत स्वाभिमान आंदोलन के राष्ट्रीय सचिव के रूप में कार्य किया। राजीव दीक्षित के इस आंदोलन से जुड़ाव ने इनकी शुरुआती सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उनके भाषण कौशल और ज्ञान ने उनकी पहल को विश्वास के रूप में प्रोवाइड किया। और इसके साथ ही अगले कुछ वर्षों में राजीव दीक्षित बाबा रामदेव के गुरु बन गए। इसके बाद राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव भारत पर विदेशी कंपनियों के निगेटिव इफेक्ट को लेकर एक जैसी चिंता रखते थे और भारत में निर्मित उत्पादों और व्यवसायों की वकालत करते थे। राजीव दीक्षित ने अपने आजादी बचाओ आंदोलन के माध्यम से विदेशी कंपनियों के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चलाया। उन्हें शोषक और भारत की अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिए हानिकारक मानते हुए बाबा रामदेव ने पतंजलि का निर्माण करते समय भी यही रुख अपनाया और पतंजलि उत्पादों को विदेशी कंपनियों के उत्पादों के विकल्प के रूप में प्रचारित किया। अक्सर उनकी शुद्धता और देशभक्ति पर जोर दिया। राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव ने मिलकर भारतीय उत्पादों के साथ साथ भारतीय भाषाओं और संस्कृति को बढ़ावा देने के महत्व पर काफी जोर दिया। दोस्तों, 2004 के बाद राजीव दीक्षित विदेशी कंपनियों के खिलाफ अपनी आलोचना में लगातार बने रहे और उन्होंने स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर जोर दिया। राजीव दीक्षित का मानना था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत के संसाधनों और धन का दोहन कर रही है और उसे गरीब बना रही है, इसलिए वे विदेशी कंपनियों को जमकर विरोध किया। साल 2009 में भारतीय आम चुनाव से पहले राजीव दीक्षित द्वारा सह-स्थापित भारतीय स्वाभिमान आंदोलन गंगा नदी को साफ करने के लिए विश्व हिंदू परिषद और एलाइड हिंदू संगठनों के साथ मिलकर आंदोलन में शामिल थे। इस आंदोलन का एक ही हिस्सा गंगा नदी की सफाई का अभियान था, जिसका उद्देश्य नदी के प्रदूषण को कम करना और उसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बहाल करना था। इसके बाद मार्च 2010 में 2014 की भारतीय आम चुनाव लड़ने के उद्देश्य से भारत स्वाभिमान पार्टी शुरू की गई। राजीव दीक्षित और बाबा रामदेव ने अपनी इस पार्टी को बढ़ावा देने के लिए भारत निर्माण यात्रा नामक दौरे की शुरुआत की थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में एक स्टॉप के दौरान राजीव दीक्षित को हार्ट अटैक आया और 43वें जन्मदिन पर 30 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के भिलाई के एक हॉस्पिटल में उनका निधन हो गया। इसके साथ ही उसी समय कई विवाद खड़े हो गए। विवाद का एक प्रमुख मुद्दा यह भी था कि मौत का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम नहीं किया गया। उनके शव का जल्दी से अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिससे आगे की जांच की कोई गुंजाइश नहीं बची। जिन लोगों ने उनका शरीर देखा, उन्होंने दावा किया कि उनके चेहरे और गर्दन पर चोट के निशान हैं, जिससे शारीरिक हमले का संकेत मिलता है। मेडिकल रिपोर्ट पूरी तरह सही नहीं थी तथा स्पष्टता की कमी से यह अटकलें लगाई जाने लगी कि उन्हें संभवतः जहर दिया गया था। राजीव दीक्षित की मृत्यु पर जनता में अविश्वास और शोक की भावना थी। दोस्तों, उनकी मृत्यु से जुड़े विवादों के बावजूद राजीव दीक्षित की विरासत आज भी जीवित है। विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध उनके भाषण आज भी कई लोगों को प्रेरित करते हैं और उन्हें एक सच्चे देशभक्त के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने अपना जीवन वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव के बारे में लोगों को शिक्षित करने और भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर दिया। राजीव दीक्षित के योगदान ने स्वदेशी आंदोलन की नींव रखी, जिसने भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के एकाधिकार को चुनौती दी। राजीव दीक्षित का जीवन एक व्यक्ति की आवाज की शक्ति का परिणाम था और ऐसे व्यक्ति को मेरा सत सत नमन।